हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वॉल्स के तर्क के आधार पर किसने ग्रहण किया है? तो केनेथ वॉल्स का जो तर्क का आधार है वो है जॉन मार्सी मायर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मार्सियर को आप देख सकते हैं, जॉन मार्सी मायर ने बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वॉल्स के तर्क का आधार ग्रहण किया है। अगला हमारा, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को IR के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? तो लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को जो है IRK के अंतर्गत जो है आपका संस्थानिक उदारतावाद के अंतर्गत रखा जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं उदारवाद दो मुख्य बातों पर बल देता है। एक तो इसमें निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्य की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा जाता है, और दूसरा इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। अगला हमारा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर राइट कौन से नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा और चौथा इसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा रॉन्ग है, देख लेते हैं। शस्त्र अस्त्र, ठीक है, नियंत्रण एक समाधान है। भाई अस्त्र शस्त्र नियंत्रण किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और स्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, तो स्थायी सैन्य बल के द्वारा भी सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं वर्तमान में रशिया और यूक्रेन का हाल। तो इसलिए तीसरा और फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और पहला है, सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास होता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हथियारों की होड़ राज्यों की और सुरक्षा को क्या करती है? बढ़ाती है, यानी पहला और दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड न्यू वर्ल्ड्स ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो इसका राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म से बदलाव की भविष्यवाणी की गई है। अगला हमारा, नीचे दो कथन दिए गए स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। अभिकथन और कारण, आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है, और युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया है, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों राइट हो जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपस में मैच नहीं करता है, इसलिए व्याख्या सही नहीं है, यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। युद्ध का मशीनीकरण होने से युद्ध की ध्वंसात्मक शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। परमाणु युद्ध और जीवाणु युद्ध ने युद्ध तकनीकी में ऐसी क्रांति उपस्थित कर दी है जो कुछ दशाब्दियों पूर्व मशीन गन द्वारा पैदा की गई क्रांति से भी बढ़कर है। अगला हमारा, आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव मार्क्सवाद, न्यू मार्क्सिज्म, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वैश्वीकरण जो है, आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध नव मार्क्सवादी उपागम से है। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। विदेशी नीति थिंक टैंक और देश से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका एनालिसिस करते हैं। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट का संबंध आपका टर्की से हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का संबंध आपका भारत से हो जाएगा। और कॉर्नेगी इंडोमेंट का संबंध आपका यूएसए से हो जाएगा। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है आपका यूके से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपको थोड़ा सा साउंड में जो है आवाज़ में भी चेंज आ रहा होगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है सही नहीं है, तो इसी सिलसिले में कल भी वीडियो नहीं दे पाया आप लोगों को। तो अगला हमारा,
पैनल ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम बताइए। तो इसका रिपोर्ट आपकी कौन सी है? ब्राह्मी रिपोर्ट। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पैनल ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था और इसकी रिपोर्ट का नाम जो है ब्राह्मी रिपोर्ट रखा गया था। कोफी अन्नान कौन है? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के ये जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाली कार्रवाई में कहां पर भारतीय सैन्य टुकड़ियां, सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे। तो कहां पे सेवारत थे? तो वो थे पश्चिमी सहारा में, बोस्निया में, हर्जिगोविना में, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाली कार्रवाई में पश्चिमी सहारा, बोस्निया, हर्जेगोविना में भारतीय सैन्य टुकड़ियां जो है सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे। अगला क्वेश्चन हमारा फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे भी देख लेते हैं। आपका देश और समस्याओं से संबंधित है, ठीक है। तो श्रीलंका जो समस्या है हमारी वो है आपकी कच्छ ट्यूब से, ठीक है। कच्छ ट्यूब विवाद भारत और श्रीलंका के बीच है और पाकिस्तान से हमारा जो विवाद है वो है बुलर बैराज का, और नेपाल से जो विवाद है हमारा सुस्ता बॉर्डर का, और बांग्लादेश से जो विवाद हमारा न्यू मुरे आइलैंड का। आप देख सकते हैं श्रीलंका कच्छ ट्यूब जो द्वीप है आइसलैंड है, इससे विवाद है। पाकिस्तान का बुलर बैराज से है, नेपाल से सुस्ता बॉर्डर का है, और बांग्लादेश का जो विवाद है न्यू मुरे आइलैंड से संबंधित है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? तो वो है दाहग्राम विवाद। तो भारत पाकिस्तान का जो विवाद है आपका दाहग्राम विवाद से संबंधित नहीं है। बाकी सियाचिन विवाद, सरक्रीक विवाद और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद से संबंधित जो सभी विवाद हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी सियाचिन विवाद, सरक्रीक विवाद और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, ये तीनों का संबंध आपका पाकिस्तान से हो जाएगा। दाहग्राम विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, ना कि पाकिस्तान से। अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राज्य और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। म्यांमार का संबंध आपका किससे हो जाएगा? रोहिंग्याज से, ठीक है। जो रोहिंग्या हैं उनका संबंध म्यांमार से। मलेशिया का संबंध आपका तमिल से, और इंडोनेशिया का संबंध आपका हिंदूज से, और लाओस का संबंध आपका वियतनामी से हो जाएगा। आप इससे एक बार और देख सकते हैं, म्यांमार में जो है कौन से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं? रोहिंग्याज। और मलेशिया की बात करें तो तमिल से हो जाएगा, इंडोनेशिया की बात करें तो हिंदूज हो जाएगा, और लाओस से बात करें तो वियतनामीज हो जाएगा। यानी ये सभी यहाँ पे इन देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में हैं। अगला है अभी हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो है तनाव। अभी हाल ही में जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो तनाव का मामला था वो था आपका प्राच बिहार से संबंधित, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ था उसका मुख्य कारण जो है प्राच बिहार मुद्दा था। अगला हमारा यह किसका कथन है कि जे रूसो जोकोबियन ने कुशतंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूगिट के द्वारा, ठीक है। तो ये मानना था ड्यूगिट का जे रूसो जैकोबियन कुशतंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है, यह कथन ड्यूगिट का है। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था माना है? ठीक है, तो राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था, ठीक है, यानी मॉरल इंस्टीट्यूशंस के रूप में जो मानते हैं वो मानते हैं जे.एस. मिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिल व्यक्तियों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता है और उसका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है। अगला आपका सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने की बात कर रहा है, लेखक और पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। पहली बुक है आपका आर.जे. बर्नस्टीन, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। तो आर.जे. बर्नस्टीन जो बुक है द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी
एम सैंडल की है। एम सैंडल ने जो बुक लिखी थी लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस की बात एम सैंडल करते हैं। और एम वॉल्टर की बात करें स्पीयर्स ऑफ जस्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट बुक ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी की बात करते हैं एम वॉल्टर। और अंत में आपका डब्ल्यू मिलिका, ठीक है, डब्ल्यू विल किमलिका होना चाहिए था यहाँ पे, तो मिलिका लिखा है, डब्ल्यू विल किमलिका। ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी से संबंधित हो जाएंगे। अगला हमारा फिर चिंतक और पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला है आपका एंथनी डाउन्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो एंथनी डाउन्स ने एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी लिखी थी। फर्स्ट का पहला हो जाएगा। दूसरा है ग्रेवियल ऑलमंड। ऑलमंड आपको पता है द सिविक कल्चर से संबंधित हैं, यानी तीसरा हो जाएगा। स्टीवन रोकन की बात करेंगे तो सिटीजन्स सिलेक्शन पार्टीज, इसका फोर्थ हो जाएगा। और अंत में आपका गोस्टा एस्पिंग एंडरसन जो है आपका डी का जो है दूसरा, द 3 वर्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म की बात करते हैं। आप देख सकते हैं एंथनी डाउन्स एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ग्रेवियल ऑलमंड था सिडनी बर्बर ने जो लिखी थी द सिविक कल्चर, और स्टीवन रोकन ने सिटीजन्स इलेक्शन पार्टीज की बात करते हैं। गोस्टा एस्पिंग एंडरसन द 3 वर्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म लिखी गई है। अगला है अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। तो समीर आमिन ने यह तर्क दिया है कि मार्क्स ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं है, और इसका कारण है ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, समीर आमिन को आपको पता है मार्क्स से पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति जो है पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक नहीं करने में सक्षम नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। चूंकि ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी कमी के कारण था, इसलिए समीर आमिन ने यह तर्क दिया कि मार्क्स के पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति जो है पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी। अगला हमारा यह किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती? तो ये कहा था एम क्रोजियर के द्वारा। ए इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइकल क्रोजियर के शब्दों में नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया की जटिलता, रूटीन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अथवा सेवित व्यक्तियों के लिए कुंठाजनक वातावरण आदि बातें शामिल की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में का कथन है। ठीक है, हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है और जनता राजा के लिए नहीं। तो ये कहा था आपका दादा भाई नौरोजी ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने डेन थ्योरी दी थी, धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था, तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी बुक लिखी गई थी। तो हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है और जनता राजा के लिए नहीं। यह कथन आपका दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रोजेज इन दिसंबर किसकी जीवनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है रोजेज इन दिसंबर, जो लिखी थी आपका मोहम्मद करीम छागला के द्वारा लिखी गई थी। तो नेट में भी ये पूछा गया है और पीजीटी में भी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोजेज इन दिसंबर मोहम्मद करीम छागला की जीवनी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लिखित में से कौन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक या संपादक हैं? तो द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट जो लिखी गई थी एंथनी पेन के द्वारा लिखी गई थी। आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं। एंथनी पेन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट के संपादक हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद मल्टीकल्चरलिज्म नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो कहते हैं एंथनी डी स्मिथ। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं विल किमलिका ने भारत को बहुकेंद्रक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था। सॉरी, यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है बी दिया है, तो बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद की बात विल किमलिका करते हैं, ना कि एंथनी डी स्मिथ। बी इसमें रॉन्ग दिया गया है।
ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो ये राइट आंसर इसका आपका सी होना चाहिए, विल किमलिका। एक्सप्लेनेशन सही दिया गया है लेकिन ऑप्शन रॉन्ग है। विल किमलिका जो है मल्टीकल्चरलिज्म से संबंधित है, तो बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद बिल्कुल राइट आंसर जो है विल किमलिका हो जाएगा। अगला है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी जो लिखी गई थी रामचंद्र गुहा की इंपॉर्टेंट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक जो है रामचंद्र गुहा हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन था जो सन 1926 में कार्यशील हुआ था? तो वो था आपका भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ था। यानी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 जो सुधार अधिनियम था उसके बाद, ठीक है, उसी के टाइम पीरियड के दौरान ये संगठन का गठन हुआ था। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है? तो क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत जो निरूपण मिलता है वो मिलता है आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का विस्तृत विवरण या निरूपण मिलता है। अगला है नीचे दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट है, अभी कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है और स्वतंत्रता के बाद उसकी भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी होती गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो जिलाधीश की भूमिका है वो उत्तरोत्तर क्या हुई है, बहुआयामी होती गई है, यानी बढ़ती गई है, इसीलिए जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। अगला आपका फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, लेखक और पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेते हैं। चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है, तो चेस्टर आई बर्नार्ड की जो पुस्तक है वो है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, तो फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी ए का 4th हो जाएगा, और बी का आपका तीसरा है हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है, कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक। और डवाइड वाल्डो की बात करेंगे तो डवाइड वाल्डो का आपका जो जाएगा आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वाल्डो लिखते हैं आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अंत में मार्शल डिमॉक की पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार और देख सकते हैं, चेस्टर बर्नार्ड द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, डवाइड वाल्डो आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मार्शल डिमॉक की फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगला है हमारा निष्पादन बजट निर्माण कब लोकप्रिय हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो निष्पादन बजट निर्माण जो लोकप्रिय हुआ था 1960 के दशक में, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने से कुछ ही समय पहले। आप देख सकते हैं हुअर आयोग 1949 की संस्तुति पर इस बजट का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था, यूएसए में किया गया था। और भारत में प्रशासनिक आयोग की संस्तुति 1969 में निष्पादन बजट शुरू किया गया। हुअर कमीशन के शब्दों में निष्पादन बजट सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है और कितनी कीमत पर कर रही है, इन सभी को प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन है अर्ध राज्य क्या है? तो अर्ध राज्य का संबंध आपका ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजत्व के संपन्न क्षेत्राधिकार परक राजत्व से संपन्न हो परंतु परक राजत्व में अत्यधिक विपन्न हो। ये इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अर्ध राज्य ऐसा राज्य है जो क्षेत्राधिकार परक राजत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजत्व में अत्यधिक विपन्न हो। अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, आतंकवादी संगठन और देश से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। आपका है LTTE, यानी लिट्टे जो आतंकवादी संगठन है वो किस देश का है, वो श्रीलंका का है, ठीक है। आपको पता है राजीव गांधी के शासनकाल में भी ये लिट्टे जो है बहुत सक्रिय हुआ था। उस टाइम राजीव गांधी के द्वारा भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी। लिट्टे श्रीलंका से हो जाएगा, हिजबुल्ला आपका ईरान से हो जाएगा, बोको हराम आपका नाइजीरिया से हो जाएगा और शाइनिंग पाथ आपका पेरू से हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।